हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हमने क्या करना होता है कि हमने ना किसी भी हाउस की एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। देन उसके बाद जो है हमारा वो इनकम टैक्स लगता होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। बेसिस ऑफ चार्जिंग इज द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब हम टैक्स कैसे लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है और हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी घर की हमने एनुअल वैल्यू निकालनी है। एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कंसिस्टेंस ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपोटेंट अटैच देयर टू। मतलब कोई भी आपकी ऐसी बिल्डिंग हो या फिर उसके साथ कोई आपकी लैंड अपोटेंट, इस वर्ड का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाउस है, मतलब आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, उसके साथ या फिर आपका कोई बगीचा है, ठीक है, या फिर कोई आपका पार्किंग एरिया है, उसको भी आपका क्या माना जाएगा, कंसिस्ट करेंगे आपकी लैंड में। ठीक है, उसको आपकी ही हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, बेशक वो आपके घर के बाहर है, उसे हम बोलते हैं लैंड अपोटेंट। ठीक है, ऑफ विच द असेसी इज द ओनर। जिसका ऑनर कौन होगा, असेसी। असेसी क्या होता है, वो पर्सन जिसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाती है। ठीक है, विच इज़ नॉट यूज फॉर पर्पसेज ऑफ असेसी बिजनेस और प्रोफेशन, कि जो वो उसका हाउस है असेसी के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए, फॉर्मूला है एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू, ठीक है, माइनस स्पेसिफाइड डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24। और कुछ ऐसी स्पेसिफाइड डिडक्शंस है जो मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी, उसको माइनस करके हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, बिल्डिंग और लैंड अपोटेंट देयर टू। इस वर्ड का फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज कंप्यूटेड ऑन बिल्डिंग एंड लैंड अपोटेंट देयर टू। कि मतलब जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ना, वो हम किस पे कंप्यूट करते हैं, अपनी बिल्डिंग पे, और जो उसके साथ लैंड अपोटेंट है, वो जो मैंने आपको वर्ड बताया, या फिर कोई बगीचा है या फिर कोई पार्किंग एरिया है, उन दोनों को हम मिला के तब कैलकुलेट करते हैं। इफ इट इज नॉट अपोटेंट, अगर कोई अपोटेंट अटैच ही नहीं है टू बिल्डिंग, देन द इनकम ऑफ सच लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तब हम उसे क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर चार्ज करेंगे। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, अटैच। ठीक है, बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉयज एंड अदर। अगर आपने अपनी वो बिल्डिंग है जो अपने एम्प्लॉयज या फिर अदर स्टाफ को लेट आउट करी हुई है, तो हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, इफ असेसी लेट आउट द बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स टू एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस एंड कलेक्ट द रेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉट इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने अपना, आपकी जो बिल्डिंग है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपने वो अपने स्टाफ को या क्वार्टर्स स्टाफ को दिया हुआ है, ठीक है, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, और आप उनसे रेंट भी ले रहे हो, तो वो आपकी इनकम जो होगी वो आपके कौन से हेड में चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉट इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं चार्ज होगी, वो किस में चार्ज होगी, कौन से हेड में होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक है, इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटीज, अगर आपने अपनी बिल्डिंग है वो अथॉरिटीज को लेट आउट करी हुई है, मतलब रेंट पे दी है। इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटीज फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, देन द इनकम इज टैक्सेबल फ्रॉम इनकम ऑफ बिजनेस, नॉट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मतलब वही पॉइंट आ गया कि अगर आपने अपनी जो बिल्डिंग है वो लेट आउट करी है, मतलब रेंट पे दी है किसी बैंक को लोकेट करने के लिए, कोई पोस्ट ऑफिस के लिए, कोई पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, देन दिस इनकम इज टैक्सेबल फ्रॉम इनकम ऑफ बिजनेस। तब भी उसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखेंगे, बिजनेस वाले हेड में देखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं देखेंगे। ठीक है, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। अगर आपने अपना जो अपनी बिल्डिंग है उसको कंपोजिट करके लेट आउट किया है, वेयर अदर एसेट्स लाइक मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर रिलेटेड टू हिम एंड बिल्डिंग इज लेट आउट। मतलब आपके जो अपने फर्नीचर वगैरह है, मतलब आपने वो भी लेट आउट करा है। ठीक है, इन सच कंडीशन रेंट इज नॉट चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट इज टैक्सेबल अंडर द बिजनेस हेड। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बिल्डिंग है उसमें क्या किया है आपने ना, फॉर एग्जाम्पल वो लेट आउट करी है किसी कंपनी को कि हाँ आप यहाँ थोड़ी सी प्रोडक्शन कर सकते हो, या आपका, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है वो, और आपने साथ में क्या कर दिया, मशीनरी भी प्रोवाइड कर दी है। आपको जो आप एसिड्स होते हैं मेनली प्रोडक्शन के लिए, वो आपने मशीनरी भी प्रोवाइड कर दी है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में आएगी, उसमें ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन इट इज चार्जेबल एज बिजनेस इनकम। अगर आपने कोई गेस्ट अकोमोडेशन
मेहमानों को रखने के लिए दी है तो भी आपकी वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। द असेसी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है कि जो असेसी है वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो उसकी बिल्डिंग है उसका वो रियल होना चाहिए। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ओनली इफ द असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, द फॉलोइंग आर द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है ना, जो आपको हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, मतलब बिल्डिंग से हो रही है, वो हम तभी चार्ज करेंगे जब आप उसके रियल ओनर होगे, ठीक है। द पर्सन हुज नेम द प्रॉपर्टी रजिस्टर, हम कैसे मानेंगे कि रियल ओनर कौन है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, अगर हम कैसे मानते हैं कि हाँ इस घर का ओनर कौन है, रजिस्ट्री जिसके नाम पे होती है वो क्या होता है, घर का रियल ओनर होता है। ऐसे ही जो हमारी रजिस्ट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम के नाम पे रजिस्ट्री हुई है किसी बिल्डिंग की, तो उसका रियल ओनर कौन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राम होगा, कोई और पर्सन ही हो सकता है जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी, रजिस्टर्ड होगा, वही हमारा क्या होता है, रियल ओनर होता है। इन केस ऑफ मॉर्टगेज ही इज मॉर्टगेजर नॉट मॉर्टगेजी। मतलब अगर आपने अपनी जो बिल्डिंग है गिरवी रखी हुई है, फॉर एग्जांपल लोन लिया है या कुछ भी ऐसा सीन है, गिरवी रखी है आपने, ठीक है, जैसे ए है, ए की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो गया, मॉर्टगेजर हो गया, और बी को उसने दी हुई है, मॉर्टगेजी है वो, ठीक है। तो इसमें रियल ओनर, एक्चुअल ओनर कौन होगा, ए, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखा हुआ है, मैंने समझाया आपको, ठीक है। तब भी क्या होगा, मॉर्टगेजी के केस में, मॉर्टगेज के केस में ही इज मॉर्टगेजर नॉट मॉर्टगेजी। उसने अपनी चीज गिरवी रखी हुई है, मतलब अभी भी रियल ओनर तो वो है ना, क्या पता वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जैसे भी उसने अपनी बिल्डिंग को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार लिए तो वो इंटरेस्ट तो पे कर रहा है ना, इसलिए। उसके बाद है हमारा डीम्ड ओनर्स। डीम्ड ओनर्स का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 27। डीम्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मानना, मानने गए ओनर। एंड इंडिविजुअल हु ए ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इस चीज़ का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल ने अपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, स्पाउस, अपने स्पाउस को, फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, उसने, उसका स्पाउस कौन होगा, उसकी वाइफ, उसको ट्रांसफर किया है बिना किसी एडुकेट कंसिडरेशन के, और नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट और टू बी अ माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग एन मैरिड। इस पॉइंट का मतलब है उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं ली ट्रांसफ़र करने की, जस्ट वैसे ही नाम का ट्रांसफ़र कर दिया और उसका कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, या फिर किसी माइनर चाइल्ड को कर दी, या फिर किसी अपने बच्चे को कर दी जो कि मैरिड है, जैसे डॉटर होगी उसकी शादी होगी। शेल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, फादर ने प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को कर दी, तो डॉटर क्या है, डीम्ड ओनर है, उसे माना गया ओनर है, ठीक है। A member of cooperative society, company or an association of person to whom a building or its part allotted for leased under a house of building scheme of the society। मतलब कोई ऐसा कोऑपरेटिव मेंबर है जिसे बिल्डिंग को हमने लीज पे दिया है, ठीक है, शेल बी डीम टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, उस पर्सन ने लीज पे दे दी, ठीक है, रहने के लिए दे दी। रेंट और लीज में बहुत डिफरेंस होता है, जो लीज होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है, एक एग्रीमेंट हो जाता है 1-2 साल का, और जो रेंट होता है वो हम टाइमली पे करते हैं। लीज के केस में कुछ हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख, और जो रेंट होता है वो हम हर महीने देते हैं। लीज के केस में हमारा पहला एग्रीमेंट हो जाता है कि आप हाँ हमारे घर में 5 साल 10 साल के लिए रहोगे। वैसे 10 साल तो सॉरी बहुत ज़्यादा है, ये 2-3 ईयर्स का होता है। उसके बाद जब आपकी मतलब एडवांस पेमेंट हो जाती है उसके बाद आप रहते हो, ठीक है, तब उसे ही जो उस घर में ले रह रहा है, ठीक है, तो उसे क्या मानेंगे हम, ओनर मानेंगे प्रॉपर्टी का। अ पर्सन हु इज अलाउड टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एफर्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शेल बी डीम टू द ओनर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने उसका पोजेशन किसी और को दे दिया, पोजेशन मतलब ट्रांसफर करने का है कि हाँ ये मेरी चीज़ है आप इसको यूज़ करो, पूरा पोजेशन आपने दे दिया है उस चीज़ को, तो जिस पर्सन को आपने दिया है वही उसका डीम टू बी द ओनर माना जाएगा, मतलब माना गया ओनर। अ पर्सन हैविंग लीज राइट्स इन द प्रॉपर्टी अंडर लीज एक्सटेंडेड 12 ईयर और मोर इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग टर्म विच इज द, वही पॉइंट कि जो आपको, जब आपने लीज पर दिया है अपना घर, अपनी बिल्डिंग, तो रियल ओनर कौन माना जाएगा, जिसको आपने दिया है। इफ अ पर्सन टेक्स लैंड ऑन लीज एंड कंस्ट्रक्ट अ हाउस अपॉन इट ही विल डीम टू बी इट्स ओनर। कोई पर्सन है उसने लैंड दे दी अपनी लीज पे, और उस जिस पर्सन को दी उसने उस पर हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उसको क्या माना जाएगा, डीम टू बी ओनर। डिस्प्यूटेड ओनरशिप इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज डिस्प्यूटेड इन अ कोर्ट। डिस्प्यूटेड ओनरशिप क्या होती है कि जिसे आपने डिस्प्यूट कर दिया, जिस चीज़ को मतलब तोड़ दिया आपने, ठीक है, लॉ के अंडर। रिसिपिएंट ऑफ रेंटल इनकम पर्सन हु इज पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द ओनर। जो उस जिस जब आपने अपना डिस्प्यूटेड पोजेशन तोड़ दिया तब ही उसे आपका रियल ओनर माना जाएगा।
ठीक है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस प्रोफेशन, कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है ना वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। इफ द प्रॉपर्टी और अ पोर्शन ऑफ इट इज ऑक्युपाइड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज और बिजनेस प्रोफेशन, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है ना उसे आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तब उसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानोगे। और जो भी आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन से हो रहे हैं, एसएससी टू टैक्स द एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और पोर्शन इट इज़ नॉट टैक्सेबल, तब आपका वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं माना जाएगा, वो आपका क्या माना जाएगा, इनकम प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उसके अंडर हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। एग्जाम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको क्या क्या एग्जाम्पशंस मिलेंगी, मतलब क्या क्या आपको छूट मिलेगी जब आप कैलकुलेट करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फुली एग्जाम्प्टेड इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम हाउस, जो भी आपको हाउस से इनकम हो रही है, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर, जो भी एक्स इंडियन रूलर था उसकी जो एनुअल वैल्यू है जहाँ पे वो पहले रहता था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, कोई भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसी लोकल अथॉरिटी को हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च को, ट्रेड यूनियन को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी को, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सब आपकी एग्जाम्प्ट होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर एसएससी ओन बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड, कोई ऐसा घर जो आप खुद यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपका नहीं टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो उसमें खुद रह रहे हो, आपने किसी और को थोड़ी दिया हुआ है, वो रेंट आउट किया है, ना ही लेट आउट किया है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनुअल वैल्यू, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह सारा मैं बताऊंगी आपको। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए बीकॉम 5th सेमेस्टर के, तो मुझे आप मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे थोड़ा सा ही हमारा सिलेबस रह गया है, ऑलमोस्ट जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपको हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको हैंड रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। मैंने सारे ही टॉपिक्स अच्छे से समझाए हुए हैं, क्लियरली लिखे हुए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।